हेलो दोस्तों, मैं जलाल वर्मा। आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो ये जो करंट अफेयर है वो आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगी। इन करंट अफेयर की आप पीडीएफ फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो करंट अफेयर क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट, आत्मविश्वास के बारे में। आत्मविश्वास, अगर किसी व्यक्ति पे को खुद पर यकीन है, आत्मविश्वास है, तो अंधेरे में भी रास्ते उसे मिल जाते हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति में पूर्ण रूप से आत्मविश्वास है तो वह अपने अंधेरे में भी रास्ते निकाल सकता है, उसे अंधेरे में भी रास्ते मिल सकते हैं, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें आए। तो सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस मुक्त हुआ? हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और फिजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिजी। फिजी देश के प्रधानमंत्री फ्रेक बेनिमारामा ने फिजी को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि फिजी में 45वां दिन है जब कोई नया केस सामने नहीं आया और फिजी में महामारी से कोई मौत भी नहीं हुई है। फिजी में जो रिकवरी रेट है वो 100% है और फिजी में पहला केस मार्च महीने के मध्य में दर्ज किया गया था। अगर फिजी के बारे में देखें तो ये व्यवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश के रूप में। इसकी राजधानी है सुवा। इसकी राज्य भाषा है अंग्रेजी, बाऊ, फिजियन, हिंदी। इसके राष्ट्रपति है जोर्जी कोनोरोते। प्रधानमंत्री है कोमोडोर जोसिया फ्रेक बेनिमारामा। मुद्रा फिजी डॉलर। क्षेत्रफल 18,274 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, किसे वाणी राव की जगह फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? जो वाणी राव है उसकी जगह फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रवीश कुमार को, सेकंड सतीश कुमार को, थर्ड शशिकांत को, आर के रिस्ट को। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इसका वो है रवीश कुमार को। 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी व भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। पूर्व में रवीश कुमार ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। अगर फिनलैंड के बारे में देखें तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। इसकी मुद्रा यूरो है। इसके राष्ट्रपति साउली निनिस्तो है। इनके प्रधानमंत्री है सन्ना मरीन। इसका क्षेत्रफल है 3,38,424 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। ये जो है वो रवीश कुमार की इमेज दिखाई गई है जो कि फिनलैंड के अगले राजदूत होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन को मंजूरी दी है। इस समूह के अध्यक्ष होंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नीति आयोग के होंगे, सचिव, डीपीआई, आईटी, कैबिनेट सचिव या सचिव राजस्व विभाग के। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कैबिनेट सचिव। सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के इरादे से बुधवार को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की है।
साथ ही मंत्रालय विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निवेशकों को भारत में निवेश के लिए मदद और सुविधा उपलब्ध कराने के इरादे से सचिवों को अधिकार प्राप्त समिति के गठन की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषध कोष आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग कार्यरत है। ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन, आयुष मंत्रालय के अधीन, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन, कौशल विकास मंत्रालय के अधीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आयुष मंत्रालय के अधीन। औषध कोष आयोग है वो आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत है या उसके अधीन मंजूर एक संस्था है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी। इसमें मुख्य बिंदु है इस आयोग में वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं भारतीय औषधि के लिए औषधि कोष प्रयोगशाला जिसे PLIM कहते हैं अर्थात फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक औषध कोष प्रयोगशाला HPL का विलय कर दिया गया है। मतलब इस आयोग में तो बैठक हुई थी या इस आयोग में जो PLIM है और HPL है जो और प्रयोगशालाएं थी उन दोनों का विलय कर दिया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2010 में स्थापित है भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग एक स्वायत्तशासी संगठन है। तीनों संस्थाओं के विलय का उद्देश्य इस विलय का उद्देश्य है प्रभावी विनियमन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाइयों के नतीजे के मानकीकरण को बढ़ाने के लिए तीनों संस्थाओं को बुनियादी ढांचा सुविधा, तकनीकी जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना के लिए इनका विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जून माह की किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून। तो इसका जो राइट ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है अर्थात प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस है वो 2020 पर कोरोना के कारण सभाओं का आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण को बहुत लाभ भी मिला है। इस लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व देश का वातावरण साफ हो गया है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम दी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम है वो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। इस बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम जर्मनी की साझेदारी में कोलंबिया में आयोजित किया गया। 2019 में जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था वो वायु प्रदूषण था अर्थात एयर पोल्यूशन था, जिसकी मेजबानी चीन ने की थी। 2018 का जो थीम था वो बिट प्लास्टिक पोल्यूशन था, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। अगर विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में इसका बैकग्राउंड देखें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में खराब मौसम या जो पर्यावरण परिस्थितियां जो खराब हो रही थी उनके
दुष्परिणामों के बारे में जागरूक फैलाने के लिए इसका आयोजन किया गया। 5 जून को स्वीडन में 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। वर्तमान में ये दिवस पर्यावरण समस्या पर चर्चा करने के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है और लगभग पूरे विश्व में इसका आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस इमेज के अकॉर्डिंग दिखाया गया कि जो सांसें हो रही है लोगों की वो क्या हो रही है, कम है, तो इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में 2 वर्ष बाद किस प्रकोप की जानकारी मिली है? कोरोना, इबोला प्रकोप, हैजा, मलेरिया। तो इसका जो राइट क्वेश्चन है वो इबोला प्रकोप। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में के उत्तर पश्चिमी भाग में 2 वर्ष बाद इबोला प्रकोप की जानकारी मिली है। प्रमुख बिंदु के बारे में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रकोप की पुष्टि की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप एक चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शहर कांगो नदी के किनारे पर परिवहन हब के रूप में विकसित हुआ है, जिसका अन्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जुड़ाव है और इसकी आबादी 10 लाख है। अंतिम बार 2018 में यहाँ पे इबोला के कारण 33 मौतें हुई थी। कांगो नदी के बारे में देखें तो कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जल की निर्भर मात्रा के आधार पर अमेजन नदी के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का अपवाह वेसी नील नदी से भी बड़ा है। पहले इसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी अफ्रीका उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। यह भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है और काटते हुए स्टेनली और लिविंगस्टोन जल प्रतापों का निर्माण करती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में इबोला के कारण 2018 के मध्य में 2280 लोगों की मौत हुई थी। 2019 में 28,000 से अधिक इबोला के मामले और उनमें 11,000 से अधिक मौतों के कारण WHO ने इबोला को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्पाइक मेके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ये विश्व भर में युवाओं के बीच भारतीय सांस्कृतिक संगीत नृत्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस है। इबोला प्रकोप के लिए एक कॉन्फ्रेंस है। डी, न तो ए और न ही बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ये विश्व भर में युवाओं के लिए भारतीय सांस्कृतिक संगीत नृत्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री ने स्पीक मैंने अनुभव नामक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट लिया। चर्चा में क्यों रहा? इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया था। अर्थ है ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ये विश्व भर में युवाओं के बीच भारतीय सांस्कृतिक संगीत नृत्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमोंगस्ट यूथ। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी डॉक्टर किरण सेठ द्वारा। आयोजन अवधि है इसकी 1 से 7 जून 2020 तक। उद्देश्य भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 8,
स्वदेश कौशल फोरम को कब ऑनलाइन प्रसारित किया गया था? जो स्वदेश ऑनलाइन कौशल फोरम है उसको ऑनलाइन कब प्रसारित किया गया था? 30 मई, 10 मई, 20 मई, 25 मई 2020। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 30 मई 2020 है। जो कोविड-19 के कारण वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु भारत सरकार ने इन नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश अर्थात स्किल वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू की है। इसका उद्देश्य है भारतीय और विदेश कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना। प्रमुख बिंदु ये भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस पहल के तहत लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कोड फॉर्म भरना आवश्यक है। इकट्ठी की जानकारी को देश में नियोजन के उपयुक्त अवसरों के लिए कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। स्वदेश कौशल फॉर्म है उसको भरने की जो ऑनलाइन प्रसारित करने की डेट है वो 30 मई 2020 को हुई। 3 जून 2020 तक इसमें लगभग 7,000 लोगों ने पंजीकरण कर दिया। अब तक एकत्रित किए गए आंकड़ों में जहां से नागरिक वापस लौट कर आए उन शीर्ष देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरब शामिल है। कौशल मानचित्रण के अनुसार इन नागरिकों को मुख्य रूप से तेल एवं गैस, विनिर्माण, पर्यटन, मोटर वाहन और विमानन जैसे क्षेत्रों में नियोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता? राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन दिए कृतिका पांडे, विक्रम सेठ, जुम्मा लाहिड़ी, अनीता देसाई। तो राइट ऑप्शन है इसका भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने इस साल के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। उन्हें द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शीर्षक से उनके काम के लिए चुना गया है। अर्थात कृतिका पांडे को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स से जो शीर्षक है उनके लिए चुना गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज हर साल सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का एक सामान्य नागरिक होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किसको शामिल करने पर विचार रखा गया है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर फ्रांस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने पर विचार रखा गया है। प्रमुख बिंदु क्या देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थक रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 से ही ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, परंतु भारत अभी तक ऑस्ट्रेलिया को इस नौसैनिक अभ्यास शामिल करने से बचता रहा। इस मुद्दे पर भारतीय पक्ष का यह मत है कि यह नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए चीन के खिलाफ एक चतुष्ट पक्षीय सैन्य गठबंधन के समान प्रतीत होगा, जो क्षेत्र में भारत और चीन के बीच तनाव को और अधिक बढ़ा सकता है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जा रहा था। हालांकि इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं है कि हाल ही के दिनों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ने से निर्णय बदल भी सकता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास क्या है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान नौसेना के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अर्थात ये पहले 3 देशों के बीच होता था, अब अगर ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर दिया जाए तो ये चतुष्पक्षीय सैन्य गठबंधन हो जाएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच 1992 में एक द्विपक्षीय
नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान को शामिल होने के बाद ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण न्यूज, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अध्ययन फिर से शुरू किया। भारत वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ। भारत वर्चुअल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ है। भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है। भारत इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 देशों में से एक है। यह शिखर सम्मेलन JVI वैक्सीन अलायंस के लिए कम से कम $7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया गया। ब्रिटेन वर्तमान एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश में कोविड-19 वैक्सीन खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। JAVI गठबंधन 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसियां, वैक्सीन निर्माता और अन्य निजी क्षेत्र के भागीदारों की भागीदारी के तहत स्थापित किया गया। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना, देशों को सतत विकास लक्ष्यों के करीब लाना है। 2014 में भारत एक प्राप्तकर्ता से दाता देश बन गया। अब तक भारत ने इस अलायंस में $12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स थी कुछ है। जैसा कि हमारा एक संगठन के बारे में क्लासेस भी होती है, तो आज का जो हमारा संगठन है वो दी वर्ल्ड बैंक है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। जो वर्ल्ड बैंक है वो एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये जो कैपिटलाइजेशन जो परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए गरीब देशों को ऋण और अनुदान देकर सहायता करती है। इसकी जो दो मुख्य संस्थाएं हैं वो IBRD और IDA अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसकी दो संस्थाएं हैं। विश्व बैंक समूह का एक घटक है। विश्व बैंक का सबसे जो हालिया लक्ष्य है, मतलब जो करंट का लक्ष्य है, वो गरीबी को कम करना है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई, मतलब 75 ईयर एगो। इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और इसके पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थापक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इसके मेंबर है 189 IBRD के, 173 IDA के है। पर्पज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना और सब्सिडरी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोर। इसके अलावा और भी इसके सब्सिडरी संस्थाएं हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप that class will be helpful you. Thank you.